famuhub.pk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new topic, the muscular system. Kindly recite Durud Pak before we shall commence. अच्छा बच्चों, मसल्स की बात करते हैं. बहुत इजी टॉपिक है, आपने ध्यान से सुनना है. इसके अंदर से जो है आपसे वाइवा में पूछा जाता है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन 1 या 2 इस टॉपिक से लाजमी आएंगे. हर साल प्रॉफ में आते हैं, इस साल भी आएंगे. तो आपने ध्यान से सुनना. आई विल टेल यू स्पेशली व्हाट आर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. बच्चे, मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट. दे कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन एंड आर द मशीन्स ऑफ द बॉडी. अच्छा, अब मसल को देख के या मसल का नाम सुन के जनरली आप लोगों के माइंड में क्या कंसेप्ट आता है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बॉडी के बाकी मसल, थाइस. अच्छा बच्चे, हमारी बोन जो है ना वो कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस करती है या हम कैसे मूव करते हैं? तो हम मूव करते हैं अपने मसल्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ आवर बोन्स. ये पॉइंट आपने यहाँ पे सारी जिंदगी याद रखना है कि आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, आप जो चलते फिरते हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ मसल्स, नॉट बिकॉज ऑफ बोन्स. होता क्या है कि जब भी आपने अपनी कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फ्लेक्स योर आर्म, आप अपने बाजू को फ्लेक्स करना चाहते हैं, ठीक है. होता क्या है कि आपके माइंड से सिग्नल्स आते हैं, ब्रेन से न्यूरॉन्स आते हैं, मसल तक आते हैं. मसल पे आके वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके मसल को कहता है कि भाई टाइम आ गया फ्लेक्स होने का, अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो. तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ जो अटैच बोन होती है उस पर स्ट्रेच पड़ता है, जोर पड़ता है, और वो एंगुलर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो बेंट हो जाती है. और हम इसे आम जुबान में कहते हैं कि आपने अपना बाजू फ्लेक्स किया. तो अब आपको पता चला है कि मूवमेंट कैसे होती है. मूवमेंट होती है ड्यू टू योर मसल्स. मसल बोन से कैसे अटैच होता है? वाया टेंडन. ठीक है, टेंडन ऐसी चीज है जो आपके मसल को आपके बोन से अटैच करती है, और फिर जब आपके मसल को सिग्नल मिलता है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, साथ ही आपकी बोन मूवमेंट प्रोड्यूस करती है. इसलिए इसमें लिखा हुआ है मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट. सो वी आर हैविंग बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स, जिसके अंदर हम अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को कैरेक्टराइज करते हैं. वो है स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल. अच्छा बच्चों, मसल्स की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है. मसल्स के लिए ना, या मसल सेल्स के लिए, हम अक्सर मायो का लफ्ज यूज करते हैं, MYO, मायो. तो मायो, अगर मैं आपको कहूँ मायोसाइट, तो मायोसाइट का क्या मतलब है? मायो मीन्स मसल और साइट मीन्स सेल, यानी कि मसल सेल. आपको की हिस्टोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा सुनने को लफ्ज मिलेगा, मायोसाइट्स. अगर हार्ट के सेल्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कार्डियोमायोसाइट्स या कार्डिक मायोसाइट्स. ठीक है, तो एक तो आपने ये मायो का लफ्ज याद रखना है. दूसरा, आपको पता है आपने एफएससी में बड़ी डिटेल से मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं. मसल फाइबर्स बेसिकली वो मसल सेल्स होते हैं जिनसे मिलके एक मसल डेवलप करता है. आपको पता है एक सेल के अंदर छोटे छोटे से एटम्स होते हैं. वो एटम्स मिलके जो है ना एक सेल बनाते हैं. इसी तरह सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बनाना है. तो एक मसल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो आपके पास सिंगल मसल सेल, एक सिंगल मसल फाइबर है जिसे मायोसाइट कहते हैं. ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है. ये जो मसल सेल्स हैं या मसल फाइबर्स हैं या माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से पूरा मसल एज अ होल यूनिट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये बच्चों एक आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, इसको आपने मार्क करना है कि मसल्स आर डिराइव फ्रॉम विच लेयर. आपको पता है, आपने थोड़ी बहुत जो है ना वो डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी एफएससी में भी, कि हमारे पास जब बेबी मदर की वोम में होता है, यानी कि बेबी की जब डेवलपमेंट हो रही होती है मदर की बेली के अंदर, तो सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर वाली एक्सोडर्म, मिडल वाली मीजोडर्म और सबसे इनर एंडोडर्म. तो जो मिडल लेयर है ना मीजोडर्म, वहां से हमारी बॉडी के सारे मसल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ऑल मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीजोडर्म. ये बात बच्चों नहीं भूलनी, ये आपसे वाइवा में भी पूछेगा एग्जामिनर और आपको एमसीक्यूज में भी आएगा. ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलेटल मसल कैरेक्टरिस्टिक। हमने 3 मसल की मेन टाइप्स पढ़ी हैं, तो अब हम तीनों को बारी बारी देखते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर है, कैसे नजर आते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल बच्चों नाम से आपको पता चल रहा है ऐसे मसल जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं और जिनकी मूवमेंट की वजह से आपका स्केलेटन मूव करता है। ठीक हो गया, जिस तरह आपके आर्म के मसल्स हैं, आपके हाथ के मसल्स हैं, आपकी टांगों के मसल्स हैं, आपकी कमर के मसल्स हैं, वो सारे मसल जो कि वॉलंटरी होते हैं। हम आगे जाके पढ़ते हैं कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, स्केलेटल मसल के अंदर आपको मैंने बताया था कि टेंडन्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली मसल को बोन से अटैच करते हैं, और ये स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है दे आर हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस। इफ देयर इज नो न्यूक्लियस वी विल कॉल देम एज ए न्यूक्लिएट, मीन्स नो न्यूक्लियस। If they have only a single nucleus, we will call them uninucleate या mononucleate. If they have 2 nucleus, we call them dinucleate. 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो हम उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये स्केलेटल मसल्स जो है ना बच्चों, इनके टिपिकल अपीयरेंस होती है, वो होती है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस क्या होती है? लंबे लंबे से रिबन्स या लंबे लंबे से बैंड्स आपको नजर आते हैं। मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि इनको स्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि दे हैव स्ट्राइएशंस। तो कोई आपसे पूछे कि बच्चों स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल क्यों कहते हैं, तो आपने कहना है कि सर बिकॉज स्केलेटल मसल अपेरेंटली अपीयर एज स्ट्राइएटेड। उनके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं, लंबे लंबे बैंड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उन्हें स्ट्राइएटेड कहते हैं। प्लस दे आर वॉलंटरी, यानी कि हम अपनी मर्जी से अपने मसल को मूव करते हैं। हम अपना बाजू तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक हमारा दिल नहीं चाहेगा, ये वॉलंटरी है। और हम अपनी आंखें अपनी मर्जी के बगैर झपकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं अपनी आंखों को नहीं झपकूंगा तो कितनी देर रोक लेगा? नहीं रोक सकता। तो आई की जो ब्लिंकिंग है वो इनवॉलंटरी है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। प्लस वन मोर थिंग, स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं ना, दे आर सराउंडेड एंड बंडल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड देम ग्रेट फोर्स बट टाइज इजीली। यानी कि स्केलेटल मसल के अराउंड ना लबाक ने कनेक्टिव टिश्यू की शीट प्रोवाइड की होती है। उस शीट के 2-3 नाम होते हैं, हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये देखें जी, उस कनेक्टिव टिश्यू की शीट के नाम होते हैं एंडोमाइजियम, पेरीमाइजियम। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे साथ ये डायग्राम देखें। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर मसल फाइबर लिखा नजर आ रहा है, मसल फाइबर और सेल आ रहे हैं। एक सिंगल मसल फाइबर के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है ना, उसे कहते हैं एंडोमाइजियम। क्या कहते हैं? एंडोमाइजियम। ऐसी शीट जो कि एक सिंगल मसल फाइबर को रैप करती है। ठीक हो गया। अब ये सिंगल मसल फाइबर, ये देखें, उसने आपको एक सिंगल मसल फाइबर दिखाया, लेकिन इस जैसे कितने मसल फाइबर्स हैं जो मिलके जो है ना एक फेसिकल बना रहे हैं। एक फेसिकल के अंदर एक से ज्यादा मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो एक उसने फेसिकल बाहर निकाल के दिखाया आपको, इसके अंदर छोटे छोटे से मसल फाइबर है, ये एक फेसिकल। अब आपको पता है एक मसल फाइबर के अराउंड शीट को कहेंगे एंडोमाइजियम और एक फेसिकल के अराउंड शीट को कहेंगे पेरीमाइजियम। फेसिकल क्या होता है? फेसिकल इज बेसिकली a bundle of muscle fibers. So sheet around single muscle fiber is called as endomysium and sheet around bundle of muscle fibers या fascicle it is called as perimysium. ठीक है, तो आपको बच्चों एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम का फर्क पता चल गया। अब आगे हम देखते हैं एपीमाइजियम। एपीमाइजियम क्या है? एपीमाइजियम जिस तरह एक सिंगल मसल फाइबर था वो मिलके एक फेसिकल बनाते हैं, इस तरह बच्चों डिफरेंट फेसिकल्स मिलके एक पूरा स्केलेटल मसल बनाते हैं। तो सिंगल मसल फाइबर के अराउंड लेयर को कहेंगे एंडोमाइजियम, बंडल के अराउंड शीट को कहेंगे पेरीमाइजियम और एक पूरे स्केलेटल मसल के अराउंड शीट को कहेंगे एपीमाइजियम। इट कवर्स द एंटायर स्केलेटल मसल। और इस एपीमाइजियम जो सबसे वायर है, इसके अराउंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसे कहते हैं फेशिया। क्या कहते हैं? फेशिया। इट इज ऑन द आउटसाइड ऑफ एपीमाइजियम। तो आपको तरतीब याद रही, अगर आप किसी की बॉडी पे किसी के मसल को डायसेक्ट करते हो, ऊपर से आप स्किन काटते हो, तो स्किन काटने के बाद आपको सबसे पहले फेशिया मिलेगा। फेशिया कहते हैं स्किन से नीचे कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जो पूरी बॉडी को उसने कवर किया होता है।
वो फेशिया दो तरह के होते हैं। पहले आपको बाहर मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया, आप उसे कट करोगे, अंदर जाओगे आपको मिलेगा डीप फेशिया। डीप फेशिया को कट करोगे फिर आपको मिलेगा एपिमाइजियम। एपिमाइजियम को कट करोगे जो कि एक पूरे स्केलेटल मसल के राउंड है। एपिमाइजियम के बाद बच्चे आपको मिलेगा पेरीमाइजियम। ये देखो, पेरीमाइजियम को कट करोगे उसके बाद आपको मिलेगा एंडोमाइजियम। ठीक हो गया। तो आपको ये तरतीब याद हो गई। फेशिया किसे कहते हैं, एपिमाइजियम किसे कहते हैं, पेरीमाइजियम किसे कहते हैं, एंडोमाइजियम किसे कहते हैं। क्लियर नाउ अब हमने देखना है कि ये जो हमारी एपिमाइजियम है और जो फेशिया है इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू के ना कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंडन। अब टेंडन हमने पढ़ा था कि टेंडन जो होता है वो बोन को मसल के साथ अटैच करता है। अब वो बोन को मसल के साथ कैसे अटैच करता है, टेंडन के एक एंड बोन के साथ अटैच होता है, दूसरा एंड मसल के साथ अटैच होना। अब ऐसे तो नहीं होगा कि डायरेक्ट मसल के साथ जाके लग जाए। ऑब्वियसली हमने शीट्स पढ़ी हैं, तो सबसे बाहर वाली शीट कौन सी होती है, एपिमाइजियम। फेशिया नहीं कहना, क्योंकि फेशिया जो होता है वो मसल, टेंडन, बोन पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है। आप जैसे ही किसी की स्किन डाइसेक्ट करते हो तो पूरी बॉडी के ऊपर जो एक स्किन या एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है ना, वो होता है फेशिया। तो फेशिया के अंदर की गेम है अब ये। तो एपिमाइजियम के साथ आपका टेंडन अटैच होता है। टेंडन एक बच्चे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉर्ड, एक जिसको आप कहते हो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर, वो होता है टेंडन। और इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू का एक और स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि एपोन्यूरोसिस एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। टेंडन एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिमाइजियम से अटैच होता है, और एपोन्यूरोसिस एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी एपिमाइजियम को जो है ना उसने कवर किया होता है, एपिमाइजियम को और बोन को। अब आपने ना थोड़ा सा मेरे साथ विजुअल इमेज लेना है, थोड़ी मैं आपको इमेजिनेशन में बताऊंगा कि बातें क्या होती हैं। आपका एक मसल है, वो आपकी बोन के साथ अटैच है वाया टेंडन। ठीक हो गया। टेंडन मसल के किस एंड के साथ अटैच है, एपिमाइजियम के साथ। क्लियर। अब मसल, टेंडन और बोन, ये पूरा स्ट्रक्चर पड़ा है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड एक शीट आ रही है जिसे कहेंगे एपोन्यूरोसिस। ठीक हो गया। उस शीट के बाहर एक शीट है जिसे कहेंगे फेशिया। अब आपको कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स और इसकी तरतीब पता चल गई। अब है जी साइट्स ऑफ मसल अटैचमेंट, कि आपके जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल, वो कहाँ कहाँ अटैच होते हैं। तो हमने पढ़ा वो बोन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, वो कार्टिलेजेस के साथ भी अटैच हो सकते हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच हो सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे मसल डायरेक्टली बोन के साथ अटैच है तो वो डायरेक्ट बोन अटैचमेंट हो गई। अगर वो बोन के साथ अटैच है, दरमियान में कोई टेंडन है तो वो कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग आ गई। और अगर वो दरमियान में कोई कार्टिलेज लगा हुआ है, जिस तरह आपको पता है आपके स्टर्नम और आपकी रिब्स के दरमियान कोस्टल कार्टिलेज होता है, तो बोन इन तीनों चीजों के साथ मसल अटैच कर सकता है। किस किस के साथ, बोन के साथ डायरेक्टली भी कर सकता है, वाया कार्टिलेज भी कर सकता है, वाया कनेक्टिव टिश्यू भी। ठीक है। अब बच्चे हम देखते हैं स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल हमने पढ़ लिया, अब हम देखने लगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के नाम से पता चल रहा है स्मूथ है। इट मींस इट हैज नो स्ट्राइएशंस, नो बैंड्स, इट हैज अ स्मूथ अपीयरेंस, और ये स्पिंडल शेप होता है। ये बात नहीं भूलनी। ये देखो बच्चों, ये होती है स्पिंडल शेप। ये देख रहे हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। स्पिंडल शेप ऐसी होती है जिस तरह हमारी आंख नहीं होती, ऊपर से भी ओवल, नीचे से भी ओवल, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ये जो होते हैं ना स्मूथ मसल, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे हैव, अब ये आपको स्मूथ मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों जुबानी याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए उंगलियों पे। एग्जामिनर आपसे पूछे कि स्केलेटल मसल की कैरेक्टरिस्टिक ठक 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 करके सुनाओ, स्मूथ मसल की ठक 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 करके, इसमें रुकना नहीं है। स्मूथ मसल हैज नो स्ट्राइएशन, स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, नो कॉन्शियस कंट्रोल। आपकी आईलिड के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। आपकी आईलिड जो है, जो आप आंख ब्लिंक करते हो, आईलिड के मसल की वजह से करते हो ना। आईलिड का मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी आंख ब्लिंक होती है। तो स्केलेटल मसल क्या है, साथ साथ बच्चे कंपेयर करते जाओ ताकि आपको याद रहे। स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी होते हैं, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। ये आपने बात याद रखनी है। स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑल ओवर द बॉडी, जहां जहां मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। और ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये आपके जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टोमिक हो गया, किडनी हो गई, आपके जो है ना लिवर हो गया, आपकी आईलिड्स हो गई, इनके अंदर, इन हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्लो, सस्टेन्ड एंड टायरलेस। ठीक हो गया। अब ये बच्चों डायग्राम देखें।
ये आपको एक गोल सा पहिया नुमा नजर आ रहा है, ये बेसिकली गोल सा पहिया नुमा नहीं है, ये आपका एक हॉलो ऑर्गन है आपकी जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। उस ऑर्गन की वॉल की पिक्चर है। इसके अंदर आप देखें आपको म्यूकोजा नजर आ रहा है, सब म्यूकोजा नजर आ रहा है। बच्चों म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये सारी चीजें आपसे परेशान नहीं होना। हमारे 2 लेक्चर्स रह गए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीआईटी, उसके अंदर मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा व्हाट इज म्यूकोजा, व्हाट इज सब म्यूकोजा। ऐसे इसको आपने डिटेल में हिस्ट्रो में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इस वॉल के अंदर उसने आपको ना स्मूथ मसल के व्यू दिखाए हुए हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू और एक जो है ना क्रॉस सेक्शनल व्यू। लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर बच्चों देखो स्पिंडल शेप नजर आ रहा है, ठीक है, स्पिंडल शेप, और इसके अंदर जो है ना इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। और जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसके अंदर ये हमें सर्कुलर ओवल नजर आ रहा है, ठीक है। तो स्पिंडल शेप आपने मेनली इसकी याद रखनी है। ये देखें, ये बच्चे आपको स्मूथ मसल नजर आ रहे हैं। स्मूथ मसल हमने पढ़ा इनवॉलंटरी है। ये कैसे इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी का मतलब है कि हम इन्हें खुद मूव नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली मूव हो रही है। और ऑटोमेटिकली कैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ड्यू टू न्यूरॉन्स। ब्रेन से न्यूरॉन्स आते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स इन मसल्स को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज देते हैं कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ से बच्चों, कैन यू अप्रिशिएट स्मूथ मसल सेल्स, कैन यू अप्रिशिएट एटॉमिक न्यूरॉन्स, ऑटोनोमिक, कैन यू अप्रिशिएट न्यूरोट्रांसमीटर्स। वही जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ब्रेन से न्यूरॉन्स आते हैं एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल मिलता है उसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, साइनैप्स। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन विच हैपेंस इन स्मूथ मसल। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्लियर? आगे चलें। नाउ लास्ट टाइप जो है ना वो है बच्चों कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल बड़ी, स्मूथ मसल बड़ी, अब है जी कार्डिक मसल। कार्डिक बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है, कार्डिक कहते हैं हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डिक मसल या कार्डियोमायोसाइट्स कौन से होते हैं? जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। दे आर ऑल्सो हैविंग स्ट्राइएशंस, ठीक है। स्केलेटल में स्ट्राइएशंस थी, स्मूथ में थी नो, कार्डिक में थी यस। इसके अलावा इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस था, स्मूथ के अंदर सिंगल था, इनके अंदर भी सिंगल होता है, यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसके अंदर एक बच्चों ये भी इनवॉलंटरी है, जिस तरह स्मूथ मसल इनवॉलंटरी थे, ये भी इनवॉलंटरी है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होते हैं, सिर्फ, ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना कार्डिक मसल है, हार्ट में है। और इनका काम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हार्ट को एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है हार्ट को कोई करंट नहीं मिल रहा जब से हम पैदा हुए हैं, बल्कि हमारे पैदा होने से पहले ही, जब बेबी मदर की बैली के अंदर होता है, चौथे हफ्ते के बाद हार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है और तब से बच्चे का दिल धड़कना शुरू कर देता है इनसाइड मदर्स बैली। तब से लेके मरने के कुछ देर बाद तक हार्ट आपका पंप करता रहता है, ठीक है, बिला तातुल कंटिन्यूअस पंपिंग होती है। क्यों होती है? अल्लाह पाक ने ऐसे तो नहीं ना किसी चीज को बनाया। तो कुर्बान जाए अल्लाह पाक की बात के कि अल्लाह पाक ने वहां पे कार्डिक मसल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते जाते हैं और हार्ट को एक स्टेडी पेस प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चे, जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना, दे आर ज्वाइंट टू अनदर मसल सेल एट एन इंटरकलेटेड डिस्क। ये आपने बात नहीं भूलनी, आगे जाके देखते हैं इंटरकलेटेड डिस्क क्या होता है। बच्चे, ये आपके पास एक डायग्राम है कार्डिक मायोसाइट की। सबसे पहले आप ये देखें कार्डिक मसल की डायग्राम। कार्डिक मसल की डायग्राम के अंदर ये आपको लंबे लंबे स्ट्राइएटेड मसल नजर आ रहे हैं। आपको मैंने कहा था ना स्ट्राइएशंस क्या होती है, ये देखें, ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं ऑरेंज कलर की, एक जितनी लाइंस का पूरा पूरा बैंड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बैंड जिनको कहते हैं स्ट्राइएशंस, यही होती हैं स्केलेटल मसल में और यही होती है कार्डिक मसल में। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि बच्चों स्ट्राइएटेड मसल, तो फिर आपने कहना है कि सर स्केलेटल मसल। कार्डिक मसल को स्ट्राइएटेड मसल नहीं कहते, क्योंकि कार्डिक मसल ज्यादा अप्रोप्रिएट नाम है इन मसल के लिए, ठीक है। और ये इसके दरमियान लगी है इंटरकलेक्टेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क क्या होता है बच्चों? एक कार्डिक मसल सेल दूसरे कार्डिक मसल सेल से जब अटैच होता है ना, तो जो सेंटर में जंक्शन होती है उसे कहते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स विच प्रोवाइड सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक कार्डिक मायोसाइट से दूसरे कार्डिक मायोसाइट के अंदर
ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो होती है ना, और जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो होती है वाया दिस इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। अब ये आप देखो, आपको हिस्टोलॉजिक डायग्राम दिखाई है इंटरकैलेटेड डिस्क की, तो ये आपको नजर आई इंटरकैलेटेड डिस्क। बेसिकली वो कनेक्शन, वो बैंड्स होते हैं जहाँ पे सेल्स आपस में मिलते हैं। या जिस तरह मैं आपको कहूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्टिक्स को पकड़ूं, जमा करूं, उनके अराउंड जो है ना एक वो रस्सी लपेट दूं, तो इस तरह इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कार्डिक मायोसाइट्स के अराउंड, ठीक है। क्लियर? ये देखिए बच्चे, ये आपके पास स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, इन तीनों की मैंने कंपैरिजन के लिए डायग्राम दिखाई है। सबसे पहले देखें स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के अंदर बच्चों आपको कितने ज्यादा स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा अन्यवा स्ट्राइएशंस है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी देखें, अन्यवा मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के बच्चे, ये एक न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस ग्रुप टुगेदर हुए हैं काफी ज्यादा, जो आपको अपेरेंटली एक नजर आ रहे हैं। उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो अ सिंगल सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। नाउ कम टू स्मूथ मसल। देखो बच्चों, स्पिंडल शेप है, इसमें कितने ज्यादा मसल है। अब आप कहोगे सर उसमें तो मसल कम थे, इसमें ज्यादा है। तो डिफरेंस इज कि इसके अंदर हर सेल के अंदर एक मसल है, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर एक से ज्यादा मसल हो, ओ सॉरी न्यूक्लियस हो। तो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप होते हैं, नो स्ट्राइएशन, इनवॉलेंट्री, और इसके अंदर यूनि न्यूक्लियट, हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस। ये आपको बच्चे कार्डिक मसल नजर आ रहा है। इस कार्डिक मसल के अंदर आपको सबसे पहले तो स्ट्राइएशन नजर आ रही है, लेकिन दीज आर लेस एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, ये कम है। प्लस आपको इंटरकैलेटेड डिस्क नजर आ रही है, आपको मल्टी न्यूक्लियस नजर आ रहा है। क्लियर? फंक्शन ऑफ मसल्स, ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में, वाइवा में, कि बच्चे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मसल। तो बेसिकली बच्चों को एक ही होता है कि सर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके 4 फंक्शन याद रखने हैं। दे प्रोड्यूस मूवमेंट। कैसे? मैंने आपको बता दिए। न्यूरॉन आता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बोन मूव करती है एंड मूवमेंट होती है। नंबर 2 इज मेंटेन पोस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपकी बॉडी के जितने भी मसल है ना, दे हेल्प टू मेंटेन योर बॉडी पोस्चर। कैसे? अब आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा बच्चों कैसे, तो आपने कहना है कि सर नॉर्मली देखो मसल की 2 सिचुएशंस होती है, यहाँ तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, या मसल रिलैक्स फॉर्म में होता है। अब जिस तरह मैं आपको कहूँ भाई अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप छोड़ोगे रिलैक्स हो जाएगा, अब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली आपकी बॉडी के जितने भी मसल है ना, उसके अंदर हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन हर वक्त रहती है। अब आपने हर वक्त आपके मसल में हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन रखी होती है। उस कॉन्ट्रैक्शन का बच्चों 2 काम है। पहला काम ये है कि आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहे, यानी कि आप खड़े हो तो आप गिर ना जाएं। ये ना हो आपने बाजू उठाया तो 2 मिनट बाद बाजू धड़म से नीचे, आपका सर धड़म से नीचे, क्योंकि आपकी गर्दन में भी तो मसल था ना। आप चलते फिरते किस वजह से? अपने मसल की वजह से। तो आपको नॉर्मल बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए अल्लाह पाक ने उन मसल में हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन रखी है, जिसे कहते हैं टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, TONIC। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज द नॉर्मल small degree of contraction always present in our muscle to maintain our posture. प्लस अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा बच्चों इस कॉन्ट्रैक्शन का कोई और भी फायदा है? आपने कहना है सर एक और फायदा है, वो ये कि आपके मसल्स के अंदर अल्लाह पाक ने ब्लड वेसल्स रखी हैं। क्लियर? आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं। तो ये जो हल्की हल्की सी मसल की टोन होती है ना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से आपकी आर्टरी भी हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट रहती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड फ्लो रहता है। ऐसे ही है कि एक पाइप से पानी निकल रहा है हल्की स्पीड से, मैं उस पाइप के आगे अंगूठा रख दूं हल्का सा, या उस पाइप को दबाऊं तो पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह आपकी जितनी भी बॉडी की आर्टरीज है ना, वो सारी आर्टरीज मसल्स के ऊपर है मेनली। जब मसल में हल्की हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन का हल्का सा फायदा हमारी आर्टरीज को भी पहुंचता है और हमारी पूरी बॉडी में नॉर्मल ब्लड फ्लो रहता है। ठीक हो गया? प्लस स्टेबलाइज ज्वाइंट, आपको पता है मसल जो है ना वो ज्वाइंट को स्टेबलाइज रखते हैं। स्टेबलाइज का मतलब होता है अपनी जगह पे। ज्वाइंट्स में होता क्या है, बोन्स मिलती हैं और साथ लिगामेंट, टेंडन, मसल होते हैं। प्लस नंबर 4 जनरेट हीट। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरेट हीट, मसल आपकी हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों मेनली एनिमल्स के अंदर ना, एनिमल्स के अंदर कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्राउन मसल्स। वो ब्राउन मसल्स क्या होते हैं, जब वो एनिमल वर्कआउट करते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते हैं, तो उन मसल के अंदर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करता है और एनिमल्स को सर्दी नहीं लगती। अब आपको पता है, आपने एफएससी में पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। तो हम लोग जो है ना, हम लोग तो ऊपर कंबल, ब्लैंकेट, स्वेटर वगैरह लेने पड़ते हैं सर्दी के लिए। जानवर तो नहीं ना लेते, उनकी तो स्किन ही ऐसी है।
आपने कभी देखा है बिल्ली जो है ना वो जैकेट पहन के घूम रही है या जो है ना वो स्कार्फ लेके घूम रही है? जरूरत नहीं है उसको। उसकी बॉडी में अल्लाह पाक ने मसल ऐसे रखे हैं, ब्राउन मसल, ब्राउन फैट, वो खुद ही हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? नाउ अब बच्चे आ जाओ माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ स्केलेटल मसल। मैंने आपका लेक्चर जो है ना ये बड़ी मेहनत से बनाया है। इसके अंदर आपको एनाटमी भी कवर करवाऊंगा, थोड़ी बहुत फिजियो का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और आपकी हिस्ट्रो भी कवर करवा दूंगा, ताकि आपको अलहदा से हिस्ट्रो के अंदर ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े। आप एक दफा अपनी जो हिस्ट्रो की बुक है लाइक हुसैन, वहां से उसको गो थ्रू करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों स्केलेटल मसल की अगर माइक्रोस्कोपी देखें तो आपको पता है सेल्स मल्टीन्यूक्लिएट है और न्यूक्लियाई आर जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। अब आप कहेंगे जी सार्कोलेमा क्या है? तो यू शुड रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस एफएससी नॉलेज, सार्को मीन मसल और लेमा मीन शीट। तो आपके एक सिंगल मायोफिब्रिल, जो कि जिसको आप कहते हो मायोसाइट या मायो फाइबर या मसल सेल, उसको कहते हैं मायोफिब्रिल। उसके अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स मिलकर मायोफिलामेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ना एक सिंगल मसल फाइबर दिखाया हुआ है। उस सिंगल मसल फाइबर के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, मल्टी न्यूक्लियस। एक ये न्यूक्लियस है, एक ऊपर न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है। इसके अलावा आपको ना मायोफिब्रिल दिखा है। तो बच्चों एक सिंगल मायोफिब्रिल के अराउंड जो शीट होती है ना, उसे कहते हैं सार्कोलेमा। अब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं चेक करूंगा। एपीमाइसिन किसे कहते हैं? पूरे मसल के राउंड शीट को। पेरीमाइसिन किसे कहते हैं? एक फैसिकल के राउंड शीट को। एंडोमाइसिन किसे कहते हैं? एक सिंगल मसल फाइबर के राउंड शीट को। मसल फाइबर के अंदर ढेरों मायोफिब्रिल्स पड़े हुए हैं, उन मायोफिब्रिल के राउंड शीट को कहेंगे सार्कोलेमा। क्लियर? सार्कोलेमा क्या होता है? स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है सेल में होता है, और हमने पढ़ा तो जो मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या होता है बताओ बच्चों? आरईआर का काम तो होता है ना प्रोटीन प्रोड्यूस करना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? लिपिड प्रोड्यूस करना। बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें उसे लिपिड प्रोड्यूसिंग काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा काम ये है कि मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपकी कैल्शियम को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। फिर जब न्यूरोट्रांसमीटर आके कहता है कि मसल भाई चलो भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस कैल्शियम को रिलीज करता है। याद है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो एफएससी में पढ़ा था? ये बच्चों आपको मायोफिब्रिल पता चल गया। मायोफिब्रिल क्या होता है? बंडल्स ऑफ मायोफिलामेंट। एक मसल सेल के अंदर ढेरों मायोफिब्रिल्स थे, ढेरों मायोफिब्रिल्स के अंदर ढेरों मायोफिलामेंट थे। यानी कि मायोफिलामेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ढेर सारे मायोफिलामेंट मिलेंगे तो एक सिंगल मायोफिब्रिल बनेगा। एक से ज्यादा मायोफिब्रिल्स मिलेंगे तो एक मसल फाइबर बनेगा या मसल सेल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बच्चों एक सिंगल मायोफिब्रिल दिखाया है। आपको पता है इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट। थिन फिलामेंट जिसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। सारी बातें आपने बढ़िया है, जस्ट रिवाइजिंग दैट। अब इसके अंदर आपको पता है एक मायोफिब्रिल का वो यूनिट जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं सार्कोमियर। या सार्कोमियर को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, द बेसिक कॉन्ट्रैक्टिंग और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ मायोफाइबर या ऑफ अ मायोफिब्रिल इज कॉल्ड ए सार्कोमियर। उस सार्कोमियर के अंदर बच्चों आपको थिन फिलामेंट का पता चल गया, थिक फिलामेंट का पता चल गया, एम लाइन का पता चल गया, आपको जी लाइन का पता चल गया, सॉरी जी डिस्क का, एच जोन का पता चल गया, आई बैंड का पता चल गया, ए बैंड का पता चल गया। ये सारी बातें आपको पता है। आई थिंक नो नीड टू रिवाइज हियर, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। सार्कोमियर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले देखो आई बैंड क्या होता है। आई बैंड वो वाला रीजन है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं। ये देखो पर्पल से जो नजर आ रहे हैं वो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, और जो रेड वाले हैं वो है थिक फिलामेंट। तो आई बैंड ऐसा रीजन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और ए बैंड वो वाला रीजन है जिसके अंदर आपके पास थिन फिलामेंट भी होते हैं, थिक फिलामेंट भी होते हैं। एम लाइन आपके पास कौन सी है? एम लाइन वो है जो आपके थिक फिलामेंट के अंदर सेंटर में लाइन है। और एच जोन कौन सा है? एच जोन वो वाला है जो कि आपके दो सार्कोमियर के दरमियान होता है। ठीक है, यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा। थिक फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट। इसके अंदर क्या होता है? मायोसिन फिलामेंट के अंदर क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन होती है। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं या जो थिन फिलामेंट होते हैं उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है। टीएजी इसके अंदर एटीपीएस एंजाइम होते हैं जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट कंपोज ऑफ एक्टिन प्रोटीन।
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। ये बच्चों देखो जरा, मायोसिन फिलामेंट्स हैव हेड्स, एक्सटेंशन और क्रॉस ब्रिजेस, मायोसिन एंड एक्टिन ओवरलैप। अब आपको पता है कि आपके एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये ब्लू वाले जो है ना बच्चों, ये थिन फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट, और जो ऑरेंज वाले हैं ये है थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट। तो मायोसिन फिलामेंट बच्चों क्या होता है, इसके एंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। अब आपको एफएससी का एक एमसीक्यू पूछूं, आपको एमकेट में आपने रटा लगाया होगा कि अ सिंगल मायोसिन फिलामेंट हैज हाउ मेनी क्रॉस ब्रिजेस। इसका आंसर अब आप खुद ढूंढोगे अपनी एफएससी की बुक से और यहाँ पे अपने नोट्स के साथ इसको ऐड करोगे। आई विल नॉट टेल यू, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपने देखना है कि एक मायोसिन फिलामेंट के साथ कितने क्रॉस लिंक्स या कितने क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी। बच्चों स्केलेटल मसल की जो एक्टिव प्रॉपर्टीज है ना, उसमें एक है इरिटेबिलिटी और एक है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसके अंदर अब आपने जो है ना फर्क याद रखना है। मैं कहता हूँ आप अपनी फ्लेक्शन करो, आप अपने मसल को मूव करते हो, आप अपने बाजू को मूव करते हो, फ्लेक्शन कर लेते हो। ये है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने आपकी मूवमेंट प्रोवाइड कर दी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि आपका मसल मूव हुआ और शॉर्ट हुआ, ठीक है, उसको स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से उसने मूवमेंट की, उसका साइज कम हुआ और उसने कॉन्ट्रैक्शन कर ली। इरिटेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, यानी कि मैं इनवॉलंटरी आपको एक स्टिमुलस दूं आपके मसल को जिसकी वजह से आपका मसल हल्का से एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हो जाए। इसको कहते हैं ना उर्दू में फटफड़ाना, तो फटफड़ाने को कहते हैं इरिटेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट बात बच्चों आ गई है कि नर्व स्टिमुलस टू मसल, कि मसल को नर्व स्टिमुलस कैसे मिलता है। ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपकी स्केलेटल मसल की मूवमेंट कैसे होती है। इसको पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल्स मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व टू कॉन्ट्रैक्ट मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है, वन न्यूरॉन मसल सेल स्टिमुलेटेड बाय दैट न्यूरॉन। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, अब आपने गौर से मेरी बात सुनी है। देखो, आपकी बॉडी में 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि मैसेज लेके ब्रेन तक जाते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उस मैसेज को सेंस करते हैं। नंबर 3 मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से वापस मैसेज लेके आते हैं बॉडी को और कहते हैं भाई अब ये करो। जैसे कि आपका अगर एक गर्म चीज को हाथ लग जाए तो आपके सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्रेन तक जाएंगे ये पैगाम लेके कि भाई गर्म चीज है, यहाँ से हाथ हटाना है। ठीक है, अब आपके सेंसरी न्यूरॉन्स आपके हाथ से मैसेज लेके गए ब्रेन तक, ब्रेन को कहा भाई जी ये जो है ना ये गर्म जगह है, इससे आपने हाथ हटाना है। ब्रेन में बैठे हुए थे एसोसिएटेड न्यूरॉन ने कहा ठीक है अभी हटवा देते हैं। उन्होंने मोटर न्यूरॉन को कहा भाई जाओ हाथ के पास जाओ और वहां से हाथ को हटवाओ। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज वापस आया, आपने वहां से हाथ एकदम उठा लिया। तो वो वाले न्यूरॉन्स जो कि आपको मैसेज लेके जाते हैं उन्हें कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। वो वाले न्यूरॉन जो वापस इफेक्टर तक यानी कि टारगेट मसल तक मैसेज लेके आते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोटर एक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और जो ब्रेन में उन्हें कहते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब आपको मैं बताता हूँ कि एक मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आता है मसल तक। अब ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही मसल को मैसेज देता है, वो 2-3 मसल को। अब आपका पूरा हाथ एक गर्म जगह पे है, अब अगर एक मसल को दे तो आपका एक उंगली वहां से साइड पे हो, लेकिन हमने तो पूरे का पूरा हाथ हटाना है। तो ढेर सारे मसल ग्रुप्स होते हैं, ढेर सारे मसल सेल्स होते हैं जिन्हें वो एक न्यूरॉन आके मैसेज देता है भाई तुम सब अपना हाथ पीछे कर लो, अपना काम करो, कॉन्टैक्ट करो, ताकि इस बंदे का जो है ना मैं हाथ पीछे करूँ। तो यहाँ से आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑल द मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। ठीक है, एक मोटर यूनिट क्या होता है, all the muscle fibers या all the muscle cells which are supplied by a single motor neuron, it is called as motor unit। तो यहाँ से मोटर यूनिट की समझ लग गई। अच्छा जी, अब हम थोड़ा और गहराई में जाके देखते हैं कि जो मोटर यूनिट या मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आया है तो वो मैसेज मसल को कैसे डिलीवर हुआ है। अब मसल के पास कोई ऐसी टेक्निक है कि नहीं कि वो जो न्यूरॉन मैसेज लेके आए इशारों की जुबान में समझ ले भाई ये क्या सीन है। तो उसके लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूरॉन एंड होता है और मसल स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
आपने एफएससी में पढ़ा है। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हाट इज साइनैप्स, ठीक है, व्हाट इज साइनैप्सिस, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी बातें रिवाइज करवाता हूँ। साइनैप्स किसको कहते हैं? साइनैप्स बच्चे ऐसी चीज को साइनैप्स कहते हैं, ऐसी जगह कि जहाँ पे आपका एक न्यूरॉन आपके एक मसल के साथ आके अटैच होता है और न्यूरॉन कोई ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो केमिकल मसल अपटेक करता है, मसल उन केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर जाके वो केमिकल कोई ऐसा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं कि कोई मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अब ये हमने जनरल लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात की। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं डॉक्टर्स की जुबान में कि भाई हम क्या कह रहे हैं। तो बच्चे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको पता है एसोसिएशन साइट ऑफ न्यूरॉन एंड मसल, ठीक है। अब नर्व या न्यूरॉन और मसल के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह होती है, ये देखें, इस खाली जगह को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल है। आपको पता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट। एक्सॉन क्या होते हैं? जो कि न्यूरॉन से अवे मैसेज लेके जाते हैं, और डेंड्राइट क्या होते हैं? जो न्यूरॉन की तरफ मैसेज लेके आते हैं। तो यहाँ पे नर्व से या न्यूरॉन से अवे मैसेज आ रहा है ना, तो उसको कहेंगे एक्सोनल टर्मिनल। अब ये जो एक्सोनल टर्मिनल की मेम्ब्रेन है इसे कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो मसल की मेम्ब्रेन है इसे कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है बच्चों इसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक हो गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन नर्व एंड मसल। नर्व एंड मसल डू नॉट मेक कॉन्टैक्ट। एरिया बिटवीन नर्व एंड मसल इज फिल्ड विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये अब आपने यहाँ से कुछ बातें याद रखनी है कि नर्व और मसल के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, इन दोनों के दरमियान खाली जगह होती है जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बच्चों होता पता क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है कि न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल के अंदर मैसेज आता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कैल्शियम आइंस होते हैं, ठीक हो गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास आके सिग्नल आता है और ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर से आपके न्यूरोट्रांसमीटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एक्सोसाइटोस करके बाहर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। एक्सोसाइटोसिस का तो पता है ना। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से मसल के अंदर कैसे जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक मसल के अंदर नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे ना हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का क्या मतलब होता है? कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि तब खुलते हैं जब उन्हें कोई वोल्टेज मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है, ठीक हो गया, क्लियर। ये देखें, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल रिलीज बाय नर्व अपॉन अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स। द न्यूरोट्रांसमीटर बच्चे वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर ये 5 तरह के होते हैं, आपने इनका नाम याद रखना है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, और एक और होता है उसे कहते हैं एसिटाइलकोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइलकोलिन। तो हम बात कर रहे हैं मसल की, तो जब भी मसल की बात करेंगे ना तो मसल का चीफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन। अच्छा जी, होता क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू मसल। सोडियम रशिंग इनटू द सेल जनरेट्स एन एक्टिव एक्शन पोटेंशियल। वंस स्टार्टेड मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है जी। अब बच्चों आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है। अब आपको मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का सारा मैकेनिज्म समझाने लगा हूं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल पड़ा है, फिर थोड़ी सी खाली जगह है जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसके बाद आपका आ जाता है मसल। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कहा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर आया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, फिर आया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। अब होता पता क्या है? नर्व के अंदर या न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सोडियम की वजह से। सोडियम न्यूरॉन के अंदर आता है और न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। उन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से कैल्शियम भी अंदर आ जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम ने अंदर आना है उसी वक्त आपके एसिटाइलकोलिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसिकल्स पड़े हुए हैं उन्होंने
एक्सॉन को या न्यूरॉन को छोड़ के बाहर आ जाना है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक हो गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है, अब उसने मसल में कैसे जाना है? तो जो बच्चे मसल की मेम्ब्रेन होती है ना, जिसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के ऊपर अल्लाह पाक ने रिसेप्टर्स प्रोवाइड किए होते हैं। वो रिसेप्टर उन एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स को पकड़ते हैं और उनको एंडोसाइटोज कर लेते हैं, अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं मसल के अंदर। तो ये पूरा पाथवे है जिसके तरीके से सोडियम ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाया, उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, इन्फ्लक्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुए, उसके बाद उन्हें पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स ने एनगल्फ किया, खा लिया और वो चले गए मसल के अंदर। अब मसल के अंदर जाके वो क्या करेंगे? मसल के अंदर जाके वो आपके मायोफिब्रिल्स को कहेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच होंगे। आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम सिक्रीट करेगा, वो कैल्शियम क्या करेगा? वो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा वाया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से आगे जो है ना टॉपिक, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं अभी आपको आपके ग्रुप में जो है वो साइनेप्सिस की प्रॉपर डायग्राम और एक वीडियो भेजता हूँ, वो आपने देखनी है, उससे आपका साइनेप्सिस का जो है ना वो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड बाय बच्चों, अल्लाह हाफिज। For any queries, join us on our social media sites.